हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियल पेंडेंसी। जुडिशियल पेंडेंसी इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए ये मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कभी इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया है, नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे पूछ लेगा कि जुडिशरी में चैलेंजेस क्या है, तो अगर जुडिशरी में चैलेंजेस पूछता है तो जुडिशियल पेंडेंसी उसमें मेन पार्ट है, क्योंकि जो लोगों की सबसे मेन प्रॉब्लम है जुडिशरी से रिलेटेड वो पेंडेंसी ही है। और जो जस्टिस में डिले होता है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज हो गया है इंडिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में मोर देन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं वेरियस कोर्ट्स में। तो हाँ, यहाँ पे इस डाटा का यहाँ पे जिक्र हुआ है, जैसे 5.02 करोड़ केसेस। तो डायरेक्टली अगर आपको पूरा एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहता है तो आप सीधे मोर देन 5 करोड़ केसेस लिख सकते हैं ऐसे जनरल। ठीक है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है डाटा कहाँ पे कितना है, और उसके आगे मोर देन इतना केसेस करके या अप्रॉक्सीमेटली इतना चीज़ है ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अगर अगर जुडिशियल पेंडेंसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो उसमें इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन, अगर आपको कोई स्टेटमेंट है किसी जज का या फिर कोई इंटरनेशनल बॉडी है उसका स्टेटमेंट है, तो डायरेक्टली वो स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्पीडी ट्रायल इज़ नॉट ए राइट बट द इसेंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो अगर ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपका जो आंसर है उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अगर कोई पढ़ने वाला ये जो चेक कर रहा है अगर आंसर, तो अगर वो पढ़ेगा आपका ये इंट्रोडक्शन ही तो कहेगा हाँ काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है, तो उसका मतलब जो माइंडसेट है ना वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको मतलब 1 नंबर आधा नंबर भी एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा, ये फिक्स है बाकी लोगों से। तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधा एक एक नंबर बढ़ के आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिटरमाइन कर सकता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ अच्छा स्टेटमेंट है तो उससे भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। फिर ये आता है हुसैनरा खातून। ये एक फर्स्ट पीआईएल केस है, इंडिया का फर्स्ट पीआईएल केस इसको बोलते हैं। इसको एडमिट किया था हमारे जस्टिस पीएन भागवती ने। तो अगर लिखना हो कि इंडिया में पीआईएल किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसको लिख सकते हैं कि पीएन भागवती ने इंडिया में पीआईएल इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये केस, ये जो हुसैनरा खातून केस है वो रिलेटेड था किससे, अंडर ट्रायल से। तो इंडिया में अंडर ट्रायल्स का कंडीशन काफ़ी बुरा है। तो अगर उस पर भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको मेंशन कर देंगे कि हुसैनरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, और बस खाली मेंशन भी हो जाएगा ना अगर अंडर ट्रायल्स का क्वेश्चन है, तो आपको एक या आधा मार्क्स एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक ऐसे स्टेटमेंट्स ऐसे चीज़ें हैं ना जो क्वेश्चन को मतलब कंप्लीट बना देती है, जो आपका आंसर होगा ना वो काफ़ी अच्छा दिखेगा इससे। तो ऐसे चीज़ें मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 21, तो जहाँ भी मतलब जेल और ये सब चीज़ें जो आती है ना, या जुडिशरी का या पनिशमेंट का बात आता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें भी जहाँ ये है, ये पीआईएल केस है हुसैनरा खातून वाला, इसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 पे एम्फेसाइज किया है कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और उसको फॉलो करना ही है। अगर अगर उस पर रिस्ट्रेन लाना है तो वो लॉफुली होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, मोरली होना चाहिए, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये एम्फेसाइज किया है कि बेल इज द लॉ, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, ये पॉइंट भी कई जगह पे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान। फिर इस पे हमारे प्रेसिडेंट ने भी कमेंट किया था जुडिशरी
से रिलेटेड जो पेंडिंग केसेस हैं, जो जुडिशरी के चैलेंजेस हैं जो कॉमन इंसान फेस करता है, ब्लैक कोट सिंड्रोम, ठीक है, जस्ट ये स्टेटमेंट आप मेंशन कर दो अपने आंसर में, आपका आंसर काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। जस्ट मेंशन कर दो कि प्रेसिडेंट मुर्मूज ब्लैक कोट सिंड्रोम, ठीक है, टू हाईलाइट द केसेस ऑफ पेंडेंसी। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट आपको मेंशन कर देने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्पेशली अब बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो अगर आप ये डाटा मेंशन कर दो कि कर्नाटका का रैंक फर्स्ट है और बिहार का रैंक लास्ट है, ठीक है, ये 2022 की रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और नहीं तो अभी जो ये लेटेस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, उसका रैंकिंग है तो उसका भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। उसमें परफॉर्मेंस क्या है तो उसमें देखेंगे तो हमारा बिहार, हमारा यूपी सबसे लास्ट पोजीशन पे है, ये 17वें नंबर पे, ये 18वें नंबर पे है। तो अगर बिग स्टेट्स में देखा जाए तो दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है, ठीक है। और यही एक वन ऑफ द रीजन्स है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस में तो वहाँ ये दिखेगा कि यहाँ पे जो हमारा लीगल सिस्टम है, हमारा जस्टिस सिस्टम है, वो अगर अगर परफॉर्म अच्छे से नहीं करता है तो वो इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस पोज करता है, तो इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, वो चैलेंज होगा। दूसरा है कि क्राइम्स ज़्यादा होंगे क्योंकि लोगों को फेथ नहीं है, लैक ऑफ फेथ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर लोग अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर लीगल जुडिशरी सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है, तो उसके मतलब रिपरकशंस दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसलिए रैंकिंग ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि बिहार की रैंकिंग 17 है, यूपी की रैंकिंग 18 है, और यहाँ पे महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिला है और केरला को सेकेंड रैंक मिला है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। बस इतना आपको डाटा मेंशन कर देना है कि बिहार का रैंक कितना है, उत्तर प्रदेश का रैंक कितना है, और ये टॉप के 2 रैंक कितने हैं, ठीक है। और याद रखना है कि लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उसमें लास्ट रैंक है यूपी और बिहार का। अगर और डाटा देखा जाए कि मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें क्या क्या डाटा इनपुट कर सकते हैं, तो उसमें है कि नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए पर मिलियन। तो देखा जाए तो यूएस में कितने पर मिलियन जजेस हैं, 107। यूके में कितने हैं, 51। और इंडिया में कितने हैं, 17। 1/3 है यूके से कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली पेंडेंसी जो केसेस की है बढ़ेगी, कम होने का चांसेस है नहीं। तो सबसे बड़ा मेन इंडिया में जुडिशरी का चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस, ठीक है। तो मेन चैलेंज इंडिया में अभी जो दिख रहा है कि जजेस नहीं है। अब जजेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और भी बाकी आगे के चैलेंजेस हैं, देखते हैं। यहाँ पे फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं उसका डाटा है, ठीक है। तो अगर डाटा अगर इस फॉर्म में भी बना सकते हो या फिर ऐसे ये टेबल को चेंज भी कर सकते हो, ऐसे डॉट डॉट बना के वो जल्दी थोड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे कनेक्ट करके दिखा सकते हो। यहाँ पे ईयर लिख दो 2017, ऐसे 2018, इस फॉर्म में भी बना सकते हो डाटा को, ठीक है। बस यहाँ पे ऐसे डाटा का ऐसे पॉइंट्स बना दो, ठीक है, ये लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे अगर चार्ट्स बना देते हो एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा उसका भी इंप्रेशन जाता है। तो एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ पॉइंट्स लिख लोगे तो उससे ज़्यादा उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा डायग्राम एग्राम बनाओ हल्का सा, नॉट कि तुमको आर्टिस्ट नहीं बनना है, बस इतना कि हल्का फुल्का समझ आ जाए। जैसे ये चार्ट हो गए, तो ये सब चार्ट से अच्छा दिखता है आंसर, ठीक है। तो ऐसे चार्ट्स डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट्स आएंगे। अभी नीचे फ्लो चार्ट्स दिए हैं तो उसके बारे में भी बताता हूँ मैं। अगर वो फ्लो चार्ट्स भी डालोगे तो आंसर अच्छा दिखने लगता है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखा जाए तो कुछ जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन कर रखे हैं। तो जैसे एन वी रमन्ना का स्टेटमेंट था कि ये
हमारे इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी जाके देखोगे कोर्ट्स कितने बुरे हाल में रहते हैं। वहाँ पे जो लॉयर्स हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है। बाकी मतलब बेसिक काम्स हैं, टॉयलेट नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है हमारे कोर्ट्स में। तो वो भी मतलब हमारे जो कोर्ट के चैलेंजेस है उसको बढ़ा ही रहा है। यहाँ ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को याद रख लेना। जहाँ भी कोर्ट के इश्यूज आएंगे ना उसमें लिख सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, 69,000। ठीक है, मोर देन 69,000। हाई कोर्ट में मोर देन 60 लाख, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें मोर देन 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर डायरेक्टली तुमको रिसेंट डाटा चेक करना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, NJDG की वेबसाइट है, उस पर डायरेक्टली जाके ये चेक किया जा सकता है। देखो यहाँ पे 4.62 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ठीक है, और यहीं पे ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये हाई कोर्ट का आ जाएगा। हाई कोर्ट के भी केसेस यहाँ पे कितने पेंडिंग है, मोर देन 62,000 केसेस पेंडिंग है। वैसे ही सेम सुप्रीम कोर्ट का भी डाटा चेक किया जा सकता है। तो बस हमको इतना डाटा याद रखना है, बहुत एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखने हैं। मोर देन 69,000 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 60 लाख हाई कोर्ट के लिए, और 4.4 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए या सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, लॉ कमीशन ने कितने जजेस को रिकमेंड किया है, 50 जजेस पर मिलियन, और हमारे यहाँ है 21 जजेस पर एवरी मिलियन। ठीक है, तो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है। हाँ, फिर आता है हमारा फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमारे पास पेंडेंसी ऑफ केसेस क्यों है, तो उसको डायरेक्टली हम फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है या क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो इसी फ्लो चार्ट को इलेबोरेट करके पहले फ्लो चार्ट बना दो, फिर नीचे इलेबोरेट करके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर ये छोटा पॉइंट का क्वेश्चन है तो उसमें फ्लो चार्ट से ही काम हो जाएगा। तो अगर ऐसे फ्लो चार्ट बना दो तो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। या फिर इसको अगर इस बीच में है या फिर इसको साइड में भी ऐसे बना सकते हो। एक मतलब अगर ये कॉपी है तुम्हारा तो साइड में ऐसे यहाँ पे बना के लिख दो पेंडेंसी ऑफ केसेस। यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस बीच में ये लिख दो यहाँ पे, फिर इसके सामने एरो बना के ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऐसे फ्लो चार्ट बना देने से काफ़ी अच्छा दिखता है। और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट के आइडिया है, तो तुम खुद से भी अपना क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो दूसरों से भी देख के सीख सकते हैं कि क्या क्या फ्लो चार्ट्स है। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस को डिटेल में देखते हैं। तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं तो उसमें पहला पॉइंट है कि क्यों मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो उसके मेन रीज़न है, एक तो गवर्नमेंट जो है ना वो सबसे बड़ी लिटिगेंट है। तो लॉ कमीशन 2018 का रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट लिटिगेंट इन द सिस्टम। ठीक है, गवर्नमेंट के ही खुद 6,20,000 केसेस हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल स्टेट सारी गवर्नमेंट इंडिया में जितने गवर्नमेंट सबको इंक्लूड करके। तो गवर्नमेंट ही जब इन्वॉल्व रहेगा इन इतने सारे केसेस में, और बाकी नॉर्मल लोगों के केसेस तो अलग ही होंगे आपस में डिस्प्यूट्स के। ठीक है, तो फिर वो पेंडेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर आती है कि जो ये केस क्लियरेंस रेट है वो काफ़ी कम है। मिनिमम अगर मतलब हमको चाहिए कि जल्दी से जल्दी केस लोड कम हो तो उसके लिए केस क्लियरेंस रेट को बढ़ाना पड़ेगा 100% से। तो लोग केस क्लियरेंस रेट, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में, वो तुम्हारा स्टेटमेंट क्लियरली समझ आ जाएगा। फिर जो हमारा जो पॉपुलेशन रेशियो है और जज का रेशियो है वो हमारा काफ़ी बेकार है। वही 21 पर मिलियन है, जबकि चाइना हो गया या फिर बाकी दूसरे कंट्रीज है वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे वही बार ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, वही कि अगर बार ग्राफ बनाते हो कि जैसे अभी ऊपर बताया था कि कैसे बार ग्राफ बना सकते हैं, कैसे कुछ ग्राफ बना कर दिखा सकते हैं कि देखो इंडिया में कितने ये हैं जजेस कम हैं पर मिलियन, और जबकि चाइना में या फिर यूएस में या यूके में कितने ज़्यादा हैं, या फिर इंडिया की ही बाकी वेरियस जुडिशरी है जैसे सबऑर्डिनेट में कितने ये हैं वैकेंसीज़ हैं, या हाई कोर्ट्स में कितने वैकेंसीज़ हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं। फिर मेन चैलेंजेस है फॉर्म में आता है एडजर्नमेंट्स। ठीक है, तारीख पे तारीख।
तो जो आता है वो यहीं से आता है कि जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो भी क्लाइंट्स हैं उनका काफ़ी हैरेसमेंट होता है, बार बार उनको कोर्ट में आना पड़ता है। जैसे अतुल सुभाष का ही केस ले लो। तो बेचारा मर गया। क्यों? क्योंकि बार बार उसको कोर्ट में हैरेस किया जा रहा था, बार बार उसको तारीख दिया जा रही थी, बार बार जब आता था केस में सुनवाई नहीं हो रही है, एडजर्नमेंट पड़ रही है, ऐसे डेट पड़ रही है बस। तो अगर ऐसे अगर कोई भी इंसान है बार बार आके कोर्ट आएगा अपना जॉब छोड़ के, तो हैरेसमेंट ही होगा। तो जो फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट्स हैं वो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पे, जो केसेस हैं उनको सॉल्व नहीं होने में। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, अगर डेट पड़ रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होगा तो ही वो एडजर्न होगा केस, वरना उसकी सुनवाई होनी चाहिए उसी दिन। या फिर ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी है अपना जॉब या बिजनेस छोड़ के आ रहा है तो फिर काफ़ी चैलेंज होता है, उससे जो हमारा इकोनॉमी है उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। फिर वैकेंसी ऑफ जजेस है, ये हमारी जो जितने भी ये हाई कोर्ट्स हैं और या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसको भी एक एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसको कई बार जो हमारे जो चीफ जस्टिस लोगों ने हाईलाइट किया है, चंद्रचूड़ ने भी हाईलाइट किया है, जो फिर ये रमन्ना थे उन्होंने भी हाईलाइट किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके देख लो, वहाँ का जो सिचुएशन है काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में मिलेगा। ना लॉयर्स के लिए बैठने की जगह है, अगर कोई क्लाइंट आता है तो ना उसको एक हाइजीनिक टॉयलेट या फिर ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल होना बहुत मुश्किल से होता है। तो अगर वहाँ पे कोई जॉब कर भी रहा है, चाहे वो ये चाहे क्लर्क्स हो या फिर चाहे लॉयर हो या फिर चाहे जज हो, उसको काम करने का भी एक मोटिवेशन नहीं आएगा जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा। तो फिर आता है डिलेड इन्वेस्टिगेशन। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा पुलिस है उसको काम मिला है क्या? लॉ एंड ऑर्डर देखना है। उसको दूसरा काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन भी करना है। तो और देखोगे कि पुलिस में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो पुलिस का जो वर्कलोड है इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना वो ठीक से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं, ना ही ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। तो बहुत सारे केसेस जो हमारे कोर्ट में है वहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिमिनल हैं वो बाहर छूट जाते हैं जल्दी ही। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपरली नहीं हुई होती है। इन्वेस्टिगेशन में इतने लूप होल्स होते हैं, वहाँ कहीं पे एविडेंस ठीक से नहीं रखा गया है। तो जो ये जो पैथेटिक कंडीशन है इन्वेस्टिगेशन का इंडिया का, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और आम लोगों को भी। फिर रीजनल बैकलॉग्स हैं, जैसे इंडिया ये बिहार में और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो लैंड की केसेस है बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लैंड के पेपर्स हैं वो ठीक से क्लियरली नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हर बात में कोई थोड़ा सा भी इधर हुआ कि लैंड का डिस्प्यूट हुआ, चलो कोर्ट चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि और पेंडेंसी बढ़ती ही जाती है। और जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 10-10 साल, 20-20 साल, कोई 50 साल से केसेस पेंडिंग है। फिर अभी काफ़ी ज़्यादा डिबेट में था कोर्ट वैकेशंस। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग डे है सिर्फ 193 है, अगर देखा जाए तो साल में से सिर्फ 55%। बताओ, इतने कम वर्किंग डेज होगा तो फिर जो जो केस का रेजोल्यूशन होगा उसमें भी तो इशू आएगा। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा था कि इतनी ज़्यादा छुट्टी क्यों। वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि जो मेन काम है वो काम साइड लाइन हो जाए। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल्स की वजह से तो भर भर के केसेस हो गए हैं। कई बार तो जो सुप्रीम कोर्ट है खुद ही वो प्रिवोलेंट जो पीआईएल्स हैं उन पे खुद एक्शंस लेता है, कई बार फाइन भी इम्पोज करता है। जूही चावला का एक 5G केस याद होगा, जूही चावला का 5G केस कि 5G लगाने से कैंसर होता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने फाइल किया था। उस पर शायद 5 लाख का या 1 लाख का उस पर फाइन भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो प्रिवोलेंट पीआईएल्स हैं उनको तो रोका जा सके। और कभी कभी जुडिशरी खुद से भी एक्टिव हो जाता है, जैसे
पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके एक्टिव हो गया था कि गाड़ी में, और या फिर कोरोना को लेके कि दिल्ली में ये जो कोरोना का केस था तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने लगाया था कि हाँ गाड़ी में भी मास्क पहनना है। फिर जब उस पर खुद पता चला कि फाइन लग गया खुद से, तो फिर समझ में आया कि नहीं नहीं गाड़ी में मास्क लगाना तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो फिर वापस किया। तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है और जो प्रेगनेंसी के केसेस फिर बढ़ते हैं उसकी वजह से। फिर ये नॉर्मल सा ये है कि फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे और फिर केसेस भी बढ़ेंगे, तो सिंपल है। फिर हाँ, ये एक 11वें नंबर का जो पॉइंट है वो बैड लॉज। अगर अगर कोई लॉ ठीक से नहीं बनता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आते हैं, फिर कंफ्यूजन आती है और उसकी वजह से केसेस बढ़ते हैं। जैसे CJ रमन्ना ने बोला था बिहार के अल्कोहल लॉज के बारे में कि अगर एक बार लॉ ठीक से ड्राफ्ट नहीं होता है और या फिर लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी अगर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो उसकी वजह से भी केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। जैसे डाउरी वाला केसेस हो गया, लॉ बना, सही लॉ बना है, ठीक है, बट उसमें क्या डायरेक्टली अरेस्ट था। तो अब अरेस्ट हो गया कोई फैमिली, वो फिर जाएगा, क्या होगा, अरेस्ट हो गया, उसके बाद वो बेल पिटीशन फाइल करेगा, तो या फिर प्री अरेस्ट पिटीशन फाइल करेगा, तो फिर ये क्या कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा फिर। तो इसलिए अभी क्या क्या डाउरी में कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद अरेस्ट होना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होंगे। तो ऐसे ही लॉज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसका सिंपल हो सके और जो अगर उसमें लूप होल्स हैं उसको हटाया जा सके ताकि ना गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर पाए लोगों को या लोग लॉज को ना एक्सप्लॉइट कर पाए। फिर कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था क्योंकि कोविड-19 की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो और जो इंडिया का इंटरनेट और बाकी डिजिटल जो इकोसिस्टम है जुडिशरी का काफ़ी बेकार था उस टाइम पे, तो इसलिए ऑनलाइन में तुरंत शिफ्ट होना भी मुश्किल था। तो इसकी वजह से भी कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिले आ गया जिसकी वजह से और ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ी गया। फिर अगर अगर बात करें डिजिटल की कि हाँ कि वहाँ पर डिजिटल मोड में अगर सुनवाई करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट, तो वहाँ पे फिर चैलेंज आ जाता है डिजिटल डिवाइड का कि सामने जो प्रैक्टिशनर है या फिर क्लाइंट है तो वो लोग बोल देंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो नेट का इशू है या फिर वो चैलेंज है, तो फिर डिजिटल डिवाइड का भी इशू आ जाता है। फिर या मेन चैलेंज तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि बजट में इतना कम परसेंटेज अलॉट होता है जुडिशरी को कि जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को मेंटेन कर पाना मुश्किल है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो वो तो अलग ही चैलेंज हो जाता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है कि जैसे अभी क्या है कि कोई भी आदमी है उस पर 5 जगह FIR हो गया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जैसे रणवीर अहलवालिया का केस हो गया, तो वैसे केस में क्या है कि अब वो इंसान सुप्रीम कोर्ट जाता है कि भाई मेरे पे तो 5 केस हो गए हैं, तो उनको क्या करो आप क्लब कर दो या फिर बाकी जो ये जो FIR है उन पे होल्ड लगा दो या स्टे कर दो, और जो मेन FIR है, जो फर्स्ट FIR है, मैं वहीं पे जाके मैं अपना जो भी जो बयान है वो मैं वहाँ पे दे दूंगा। तो फिर वैसे ही उसकी वजह से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। अब इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या है। तो इम्पैक्ट के लिए एक तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है, याद रख लेना कि किस फॉर्मेट में लिखना है। तो इम्पैक्ट को हम कैटेगराइज कर लेते हैं 5 पार्ट में। एक है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फिर आता है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, फिर सोशल इम्पैक्ट, फिर लीगल जुडिशियल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जैसे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो उसी को ये ऐसे अगर लिखना है तो अगर टाइम कम है या फिर अगर छोटा क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में लिखना है। अगर टाइम है और बड़ा क्वेश्चन है लाइक 38 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ लिया पूरा जुडिशरी से रिलेटेड, तो उसमें क्या करोगे कि ऐसे एक चार्ट बना दोगे, फ्लो चार्ट, उसके बाद नीचे उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तो तुमको एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट्स लिखा रहेगा तो बस तुम उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। और ऐसे फ्लो चार्ट बना देने से अगर ये पूरा पीछे का अगर ये इतना भी नहीं बनाओ तो कम से कम इतना ये 5 पॉइंट बना दोगे तो अच्छा दिखेगा आंसर। तो अगर देखा जाए तो वही जो इम्पैक्ट्स है अगर उनको डिटेल में अगर देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है जुडिशरी का।
अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करता है तो उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। क्या है, लॉस ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस। यार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। इसका प्राइम एग्जांपल यूपी एंड बिहार, जहाँ पे इंडस्ट्रीज मतलब सेटअप करना कितना मुश्किल है। बिहार में एक इंडस्ट्री था सुरेश चिप्स करके, वो सेटअप किया है मुजफ्फरपुर में। उसने भी अपना फिर वो ये कर दिया कि भाई मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है बिहार में इंडस्ट्री लगा के। तो अगर अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक से परफॉर्म नहीं करता है, जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगा तो डायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। वही फिर यहाँ है कि पुअरली ड्राफ्टेड ऑर्डर्स हैव रिजल्टेड इन कॉन्टेस्टेड टैक्स रेवेन्यूज़। वही तो टैक्स का भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है कि हाँ कि यहाँ पे चैलेंज आ गया, फिर वो जुडिशरी में गया। जैसे वोडाफोन का भी केस गया था जुडिशरी में कि हाँ कि इतना टैक्स का हुआ, फिर रिलायंस का भी गया था। तो अगर ठीक से अगर लॉ नहीं बनते हैं तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे, और माना कोर्ट में गए तो कितने दिन वो कोर्ट केस चलेगा, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू का लॉस होगा, फिर और जो बिजनेस हैं उनको भी लॉस होगा क्योंकि उनको भी बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हायर कॉस्ट फॉर बिजनेसेस, और फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होगा क्योंकि अगर कोई भी उनको काम करना है, अगर कोई प्रोजेक्ट है उनको 10 दिन में पूरा करना है या 10 साल में पूरा करना है, तो अगर कोर्ट में केस चला गया तो वो मतलब जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो जो अगर टाइम पीरियड बढ़ गया कि हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, तो उसके में जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कई गुना। तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल से इनफिजिबल हो जाता है। फिर सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डिलेड जस्टिस लीड्स टू लॉस ऑफ फेथ इन द लीगल सिस्टम अफेक्टिंग सोशल स्टेबिलिटी। अगर जैसे पहला जो बात कर रहे थे पहला पीआईएल का कि अंडर ट्रायल्स का केस, अब कोई इंसान है जिसने चोरी की है, उसकी सज़ा है 3 महीने की, और वो एज ए अंडर ट्रायल 1 साल से बंद है, तो फिर वो उसके साथ तो गलत हो रहा है ना। हाँ उसने चोरी की, उसकी सज़ा 3 महीने की थी और वो 1 साल से जेल में ही बंद है। तो फिर वो जो सज़ा है उससे ज़्यादा सफ़र कर चुका है। तो फिर उससे क्या होता है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो जुडिशरी में कम होता है। तो जैसे बीच में ये सुप्रीम कोर्ट ने किसी के अगेंस्ट पर्सनल कुछ रिमार्क्स मार दिया तो लोग उसका भी अपोज करते ही करते हैं। तो फिर उसकी वजह से भी क्या है कि जुडिशरी के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो फेथ है जुडिशरी में, वो कम होता है। फिर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो जेल में बंद है उसमें 76% लोग जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स ही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो जेल्स हैं वो मोर देन अपने कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 120% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, 130% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। और एक तो पहला कि अंडर ट्रायल्स को जेल में रखना ही एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और दूसरा है कि ओवर क्राउडेड हो जाना वो डबल वही। और ये वाला पॉइंट्स तो आप लोगों ने मूवीज़ में हर जगह न्यूज़पेपर में देखा ही होगा कि जो विक्टिम्स हैं या विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। जबकि सेम चीज़ आप यूएस में देखोगे कि वहाँ विटनेस प्रोटेक्शन करके एक प्रोग्राम चलता है, स्पेशल प्रोग्राम चलता है, ताकि अगर कोई विटनेस है, कोई सीरियस केस में विटनेस है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। इंडिया में वो कोई सिस्टम है ही नहीं, जो है तो गायब हो जाते हैं उसके बाद विटनेसेस। एक तो कितने लोग ऐसे ही कौन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा, तो इसलिए विटनेस बनते ही नहीं है। दूसरा जो बनते हैं उनको धमकी मिलती है या फिर उनका मर्डर हो जाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। डिलेड ट्रायल्स, वही उसकी वजह से क्या है, क्रिमिनल्स का मन बढ़ जाता है कि ठीक है सजा तो होगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि अभी जेल जाएंगे, फिर बेल मिल जाएगा, फिर मैं मज़े करेंगे। उसकी वजह से क्या है क्राइम रेट, और यूपी बिहार तो इसके पूरा एग्जाम्पल ही अच्छा खासा। फिर आता है लीगल एंड जुडिशल इम्पैक्ट क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस है वो सफ़र करेगा, क्योंकि न कोर्ट के पास इतना टाइम रहेगा और न लोगों के पास इतना पैसेंस रहेगा कि हाँ जस्टिस का वेट कर पाए। फिर बर्डन बढ़ेगा कोर्ट के रिसोर्सेज पे, इसलिए फिर कोर्ट इनफिशिएंट होंगे। फिर ये
एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, जिसकी वजह से क्या होगा, कोर्ट का रिसोर्स पे बर्डन बढ़ेगा, फिर पेंडेंसी बढ़ेगी, उसकी वजह से फिर सेम अपना एक साइकिल चलने लगेगा, वो जो अभी चल ही रहा है। फिर जो केस का रिजोल्यूशन टाइम है काफ़ी लंबा हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टेक मोर देन 5+ years एंड अपील्स एक्सटेंड टू 13+ years डिलेइंग फाइनल जस्टिस। तो वही, और जो कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फ्रिवोलस लिटिगेशन, अभी जैसे ऊपर बात कर रहा था वो जूही चावला वाला, कि उनकी वजह से क्या होता है कि लोग जुडिशरी को मिसयूज करते हैं अपने प्रॉफिट, अपने पर्सनल गेन के लिए या अपने नाम कमाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है, जुडिशरी का टाइम वेस्ट होता है और लोगों को फिर जस्टिस नहीं मिल पाता है जिनको ज़रूरत है। डिलेज इन जस्टिस, अंडर ट्रायल्स ऑन द राइज। ठीक है, अंडर ट्रायल्स का ये डाटा थोड़ा वो देख लेना। ठीक है, हाई लिटिगेशन कॉस्ट। ठीक है, वही, अगर बार बार डेट बढ़ती है तो फिर तुमको बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बार बार वकील को पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके वजह से क्या, लीगल फी बढ़ेगी, फिर उसके बाद ट्रैवल का बढ़ेगा, फिर तुमको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो अतुल सुभाष का केस ये काफ़ी बड़ा एग्जांपल है इसका, हाई लिटिगेशन कॉस्ट का। वही, जो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। एक तो उनको पता ही नहीं है कि मतलब जुडिशरी कैसे परफॉर्म करती है, क्या कैसे केस का क्या करना है, केस में क्या नहीं है। एक तो उनको नॉलेज की कमी है, दूसरा उनके पास पैसे की कमी है। तो यहाँ पे लीगल एड आता है, बट वह लीगल एड कैसे काम करता है वो भी नहीं पता होता उनको। तो वही, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आ जाता है तो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड को, तो उनको ये एक्सेस मिलता ही नहीं है जुडिशरी का। और कहीं भी आते, अगर एक्सेस मिल भी जाता है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर आता है डिले इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वही, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसको एक तो इम्प्लीमेंट करने में डिले करते हैं, और वो पॉलिसी को जो फॉर्मुलेशन है उसमें भी ठीक से नहीं होता है, इनफिशिएंट सी होती है, उसमें बहुत सारे आर्बिट्रेरी लॉज बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। रूल ऑफ लॉ जो है उस पर भरोसा लोगों का नहीं है। वही, स्लो जुडिशरी है, उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है, और फिर फाइनली क्या रिजल्ट क्या होता है, वीक रूल ऑफ लॉ। वही, फिर जैसे कोई कितने सारे ये हैं पॉलिटिशियंस हैं जिन पे केसेस हैं जो कन्विक्टेड भी हो चुके हैं, स्टिल उनको क्या स्टे मिल जाता है अपर हायर कोर्ट से, फिर वहां से मिल गया स्टे, और वो चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। फिर क्या, उसको वो मिसयूज करते हैं, फिर सिलेक्शन में खड़े होते हैं, और कभी न कभी वो पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो लॉ बना रहे हैं, और लॉ बनाएंगे फिर अब बच जाएंगे खुद से। तो जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है वो काफ़ी मतलब ये है, रिजल्ट है इसी का, पेंडेंसी का। वही, एक तो जो वही ऊपर ऊपर था ये फाइनेंशियल बर्डन था, उसी का एक देख सकते हैं कि ये सबसेट है कि एक तो इंडिया में लो पर कैपिटा इनकम है, और दूसरा है कि जो यहाँ पे जुडिशरी के कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये दोनों मिल के क्या करते हैं कि पर कैपिटा इनकम को और ज़्यादा कम रखते हैं, क्योंकि जुडिशरी के चैलेंजेस की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकता है, जो सबसे ज़्यादा एविडेंट है यूपी बिहार में, और उसकी वजह से क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कम रहती है। फिर आता है डिलेड रेजोल्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स। वही जो ऊपर बताया था सेम चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लो कर देता है। वही, और वीक जुडिशरी का इम्पैक्ट क्या है, लो पर कैपिटा इनकम होगा क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा, पॉवर्टी रेट ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होगा। क्या, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है तो एक तो पहले बनने में इशू आएगा, अगर अगर ठीक से बना नहीं तो जुडिशरी में जाओगे, फिर जुडिशरी से जस्टिस नहीं मिलेगा, घूम फिर के क्या है, पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर क्या, क्राइम रेट हाई होगा, एग्जाम्पल यूपी बिहार, क्योंकि लोगों को फेथ नहीं है जुडिशरी में, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको जुडिशरी में पूरा फेथ है कि उनको सजा नहीं होगी। अफेक्ट्स ह्यूमन राइट, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। भाई, इस पे यूपीएससी का शायद एक
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा आई गेस, ठीक है। नहीं होगा तो ये ओवर क्राउडिंग वाला एक डाटा कहीं का थोड़ा सा याद रख लेना कि कितना परसेंट है ओवर क्राउडिंग। जैसे बिहार का दिया था कि 82% है अंडर ट्रायल्स का, ठीक है। तो वैसे ही देख लेना कि नॉर्मल एक कि हाँ कि बिहार में कितने परसेंट जो जेल्स हैं वहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, या एवरेज ओवर क्राउडिंग कितनी है प्रिजन्स में। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उनको कम करने के लिए। तो उसके लिए ये फ्लो चार्ट देख लो। फ्लो चार्ट से थोड़ा सा याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे बात हो रही है इनिशिएटिव्स की, तो यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोर्ट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला एक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो इसके लिए MOU साइन किया गया था 2016 में, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके और एक परमानेंट सेक्रेटरीट बनाया जा सके सुप्रीम कोर्ट में टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। फिर NJSC का भी बात हुआ था, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके लिए एक बना था लिम्स पोर्टल, ठीक है। इसको याद रख सकते हो, लिम्स पोर्टल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखना, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। फिर ई कोर्स प्रोजेक्ट है, न्याय विकास है, ये याद रख सकते हो, छोटा नाम है, याद हो रहेगा, ठीक है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। और प्रोजेक्ट सहयोग। फिर आता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR मैकेनिज्म, ये तो सुने ही होंगे, ठीक है। ये क्या है कि इसमें कोर्ट में जाने से पहले ही आपस में मिलके सेटलमेंट करने को ही यूज बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इससे क्या होता है कि अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, तो अगर वहाँ पे एक कोर्ट एक आदमी को मीडिएशन के लिए भेजेगा, वो आदमी बैठेगा और ये दो लोग हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर देगा। ये अपना बात बताएंगे, ये बताएंगे, फिर वो बताएगा कि क्या सेटलमेंट हो सकता है। अगर यहाँ सेटलमेंट हो गया तो वो जो केस है वो कोर्ट में जाएगा नहीं और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बट वही है कि इसके यूसेज कितना है वो डिपेंड करता है। यूसेज काफ़ी कम है इसके अभी, तो इसको इनकरेज करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ये मतलब सक्सेसफुली हो जाता है, इम्प्लीमेंट होने लगता है और इसके यूसेज बढ़ जाते हैं, तो इससे काफ़ी जो केसेस हैं काफ़ी इजीली मतलब क्विकली सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, और जो कोर्ट के पेंडेंसी है वो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फिर आता है लिटिगेशन कंट्रोल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो भाई तो इसका है कि जो गवर्नमेंट केसेस हैं तो उनमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अगर लॉ को ठीक से डिजाइन किया जाए, उनको जो फ्रेमवर्क है उसका अच्छे से अगर बनाया जाए और या उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक से किया जाए, तो जो गवर्नमेंट के केसेस है वो कम हो जाएंगे। जो आर्बिट्रेरीनेस रहती है ना गवर्नमेंट के लॉज में या कुछ में, तो उसको अगर रिमूव कर दें या फिर जो वेगनेस है उसको कम कर दिया जाए, तो जो FIRs है या फिर जो जो केसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। फिर ये पॉइंट भी देख सकते हो, ठीक है, उतना ये नहीं है, बट हाँ ये याद रखना कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, ठीक है। फास्ट ट्रैक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है, तो जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे ताकि जो केसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं, जैसे पॉक्सो के केसेस हो गए, ठीक है, ये सारे केसेस हो गए, रेप केसेस हो गए, जैसे निर्भया रेप केस था, तो ये सारे केसेस क्या किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भेजा जाए, जो कि जल्दी मतलब केसेस को सॉल्व किया जा सके। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक अच्छा एग्जांपल था कि हैदराबाद में एक ये वेट डॉक्टर थी, तो उसका रेप एंड मर्डर हुआ था, तो उसमें 60 डेज के अंदर उसको ये ट्रायल चला और 60 डे के अंदर उसको सज़ा सुना दी गई। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था फास्ट ट्रैक कोर्ट का। फिर निर्भया केस में भी है, बट उसमें 9 मंथ्स का अराउंड टाइम लग गया था, ठीक है। तो ऐसे बाकी केसेस में भी है टाइम, बट फिर भी 1 साल 9 मंथ के अंदर इंडिया में अगर कुछ जजमेंट आ जाता है तो उसको फास्ट ही बोलेंगे, क्योंकि
ट्रायल करना है तो ट्रायल भी अच्छे से होना चाहिए ना, कि जल्दबाजी में ट्रायल कर देंगे तो जो एक्यूज्ड है उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। तो दोनों पक्ष का सुनवाई होना चाहिए। फिर आता है वे फॉरवर्ड। अगर ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का है तो तुमको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी एक मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ऊपर ऑलरेडी जो सॉल्यूशन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ये सब है, बट अपनी तरफ से भी कुछ सॉल्यूशन ये देना है तो उसमें वे फॉरवर्ड को फॉर्म में उसको दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे है। तो वही है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है। और जो जज हैं वो होने हाई कैलिबर के होने चाहिए, और उनकी मतलब इंटीग्रिटी पूरे समाज को दिखनी चाहिए कि हाँ भाई वो इंटीग्रिटी वाला इंसान है, तभी तो फेथ बढ़ेगा जुडिशरी पे। फिर एडहॉक जजेस भी ला सकते हैं, उनको केसेस दे दिए जाए तो काफ़ी मतलब बैकलॉग्स कम हो सकते हैं, और ऑलरेडी वो जज रहे हैं तो उनको वर्किंग और सारे चीज़ों का नॉलेज भी अच्छे से रहेगा, तो उसको यूज किया जा सकता है। फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, वो तो सबसे पहला रिकमेंडेशन रहता है कि हाँ इसको सेटअप किया जाए। एक तो क्वालिटी ऑफ जजेज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है, और दूसरी है कि वैकेंसी को अच्छे तरीके से फिलअप किया जा सके। फिर है कि ये डिमांड भी चल रही थी कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि एक तो जज बनने में भी टाइम बहुत लगता है, दूसरा ये है कि अगर कोई जज है वो एक्सपीरियंस्ड है तो उसके एक्सपीरियंस को फुल यूज़ किया जा सके। और ये लास्ट नॉट द लिस्ट, इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी लाया जाए, क्योंकि जो SC/ST हैं या फिर वीमेन हैं या माइनॉरिटीज़ हैं उन लोग का काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट रहता है कि जुडिशरी में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा फेस करने को उनको मिला है। यहाँ तक कि जो जजेस हैं उनका भी कंप्लेंट रहता है कि उन्होंने जुडिशरी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो डाइवर्सिटी लाया जाए तो वो चैलेंज भी सॉल्व होगा और इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जो गोवा के ये है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहाँ पे जो जेंडर रेशियो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक कि जो वहाँ पे फीमेल जजेस हैं शायद वो 70% के अराउंड है, ठीक है। तो ये गोवा वाला मतलब ये डाटा है, याद रख सकते हो, कहीं मेंशन भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा कि हाँ कि वहाँ पे देखो जेंडर रेशियो कितना अच्छा है, वहाँ 70% वीमेन है जुडिशरी में। फिर ADR ऊपर बताया ही कि ADR को प्रमोट करना चाहिए, जैसे लोक अदालत हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया। तो इन सब से क्या होता है कि जो कोर्ट का है बर्डन भी रिड्यूस होता है, जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा और उनका खर्चा भी बचेगा, और इससे क्या है कि जुडिशरी में फेथ भी बना रहेगा और पेंडेंसी भी कम होगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, बस उसका है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। फिर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन डाल सके। जैसे अभी अतुल सुभाष वाले केस में ही अगर देखा जाए तो जो अतुल सुभाष का कंप्लेन था कि वो जो जज है उनसे 5 लाख रुपए घूस मांग रही थी। तो अगर ऐसा इशू हो तो कहीं तो एक आदमी का ऑप्शन होना चाहिए ना, जहाँ पे जाके अपना कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सके, चाहे वो जज के अगेंस्ट ही हो चाहे कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट हो। तो इसलिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई भी सिस्टम हो उसका एक पार्ट होना ही चाहिए। फिर आता है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसके लिए नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाने की बात कही गई थी CGI NV रमन्ना के दौरान। फिर आता है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वही, क्योंकि वहाँ पे जो जज हैं वो अगर अपना कोर्ट का काम कर रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम वो देखें। तो इसलिए ये दो बॉडीज़ हैं, ये काफ़ी बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिल सकता है, स्पेशली जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में है। वही, फिर फाइनेंस कमीशन ने भी बोला था कि फंड का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। फिर ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट था कि जो
जजेज हैं उनका स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। फिर हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है प्रोसीजरल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, क्या क्या हो सकते हैं। वही तो कोई भी अगर केस का ट्रायल चल रहा है तो अगर वो कैसा केस है उसके हिसाब से एक टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि अगर थेफ्ट का केस है तो इतने दिन हो, अगर मर्डर केस है तो इतने टाइम पीरियड के अंदर उसको सॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करना है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करना चाहिए, ठीक है। जो स्पेशल जो ऑफेंसेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी इस्टेब्लिश हुए ही नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे जहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, फिर डिले इन जस्टिस होता है। फिर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस एंड प्रोसीजर लॉज, अभी जैसे नया आया था BNS, ठीक है, ये और ऐसे बाकी और लॉज में जो है उनको चेंज किया गया, इंडियनाइज किया गया। तो वैसे ही इन लॉज को और सिंप्लीफाई थोड़ा और करना चाहिए ताकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन है लॉज का, वो काफ़ी सिंपल तरीके से हो सके, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए और टाइम पीरियड जो लग रहा है उनको इम्प्लीमेंट करने में जो उसकी वजह से चैलेंजेस हो रहे हैं वो भी काफ़ी एलिमिनेट हो सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का यूज करना है, सुपेस, AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जो रोस्टर बनता है अगर उसको ऑटोमेट कर दें, ह्यूमन का जो टच है उसको हटा दें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो करप्शन है उसको भी कम किया जा सकता है। क्या कि जो क्लर्क्स होते हैं आपका केस पहले रखें, ऊपर रखें, नीचे रखें, उसके लिए भी पैसे लेते हैं, तो वो अगर वहाँ पे ऑटोमेशन कर दिया जाए तो काफ़ी करप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी के लिए ये रीजनल बेंचेस बनाने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली डिमांड कर रहे थे कि आंध्रा में कि विशाखापट्टनम में भी एक रीजनल ब्रांच बनाया जाए आंध्रा हाईकोर्ट का। फिर ये क्या जुडिशरी वर्किंग मॉडल एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ठीक है। वैकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि ऊपर बात हम कर ही रहे थे। फिर अगर कोई ऐसे कमेटी का रिकमेंडेशन लिख दो तो भी काफ़ी अच्छा और आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसे जस्टिस मालिमत कमेटी रिकमेंडेशन। फिर कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकते हैं, तो क्राइसिस ऑफ जुडिशियल डिलेज थ्रेटन्स द एफिकेसी ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ऑब्वियसली अगर जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है या जुडिशियल डिलेज की वजह से क्रिमिनल सिस्टम जो हमारा इनएफिशिएंट हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है और रूल ऑफ लॉ भी खतरे में आ जाता है। अब माना यूपी बिहार में ये जो कोई भी अभी कुंभ की वजह से ही कितने सारे लोग ट्रेन का शीशे तोड़ रहे थे क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जो यूपी है बिहार है वहाँ पे लोगों का जुडिशरी में फेथ काफ़ी कम है, जो ये हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसमें फेथ काफ़ी कम है। तो ये अगर इसको इम्प्रूव करना है तो सबसे है कि जो हमारा डिलेज हैं, जुडिशियल डिलेज हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सके। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डिलीवर्ड बट डिलीवर्ड एफिशिएंटली, वही, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब कोई इंसान है उसने केस किया, वो मर गया, उसके मरने के 2 जनरेशन 3 जनरेशन बाद वो उसका फैसला है, तो क्या ही फायदा उसका। वही यहाँ पे NV रमन्ना का ये है CJI का स्टेटमेंट है, कोर्ट्स आर नॉट मेयरली प्लेसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बट टेम्पल्स ऑफ जस्टिस। फिर एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टेटमेंट है, इन जस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। ऐसे जो कोटेशन है आप तो इसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको अगर ऐसे अगर आता है इस पर ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसे में भी यूज किया जा सकता है ऐसे कोटेशंस को, ठीक है। तो ऐसे कोटेशंस याद रखने का फ़ायदा है, आप इनको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, आप इनको कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसे जो लिख रहे हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप लोग एक बार टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इस PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो इसका जो फ्लो चार्ट है उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट और बाकी कहीं और से भी फ्लो चार्ट मिल जाए तो
उसको बनाने का तरीका है वो ये कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लेना है कि प्रैक्टिस कर लेना है कि कैसे बनाना है फ्लो चार्ट्स को। फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। फ्लो चार्ट्स हो गए, छोटे छोटे वेन डायग्राम हो गए, कहीं ग्राफ हो गया, जैसे ये ऐसे ग्राफ बना लिए, ठीक है, या फिर ऐसे पाई चार्ट बना लिए, तो ऐसे बना लेने से काफ़ी अच्छा दिखता है। ऑब्वियसली कलर आप यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ अगर दो पार्ट है तो ऐसे बनाना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। ऐसे टेबल्स बना सकते हैं, ऐसे मतलब चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, या कहीं टेबल भी बना सकते हैं। तो ये नहीं है कि पूरा अच्छा हैंड राइटिंग में बनाना है, बट हाँ ये सब बना देने से आंसर अच्छा दिखता है। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।